国国际广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत चीन की ऐतिहासिक कहानियां और चीनोपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। अब सुनिए आज के मुख्य समाचार। शी जिनपिंग ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मुलाकात की। तिंग शेशांग ने गोल्डमैन सैक्स के चेयरमैन और सीईओ से मुलाकात की। भारत के प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र द हिंदू में चीनी राजदूत का लेख प्रकाशित। अब आप दिव्या पांडे से सुनिए आज के पूरे समाचार। 29 जनवरी की सुबह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की राजधानी पेइचिंग के जनबृहद भवन में चीन की औपचारिक यात्रा कर रहे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि चीन और ब्रिटेन को एक दीर्घकालिक, स्थिर और व्यापक रणनीतिक साझेदारी विकसित करनी चाहिए। शी जिनपिंग ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जटिल और अशांत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में चीन और ब्रिटेन को विश्व शांति और स्थिरता बनाए रखने के साथ साथ दोनों देशों के आर्थिक विकास और लोगों के जीवन स्तर को बढ़ावा देने के लिए संवाद और सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता है। शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि आपसी विश्वास दोनों देशों के बीच संबंधों के स्थिर और दीर्घकालिक विकास की नींव है। चीन ने हमेशा शांतिपूर्ण विकास का मार्ग अपनाया है, कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की है और कभी किसी दूसरे देश की एक इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। चीन चाहे कितना भी विकसित और मजबूत हो जाए, वह कभी भी दूसरे देशों के लिए खतरा नहीं बनेगा। कीर स्टारमर ने कहा कि 8 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनकर उन्हें बेहद खुशी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि 60 से अधिक प्रमुख ब्रिटिश उद्योग, व्यापार, संस्कृति और अन्य प्रतिनिधियों के उनके प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटेन चीन सहयोग की व्यापकता और चीन के साथ अपनी साझेदारी को गहरा और विस्तारित करने के प्रति ब्रिटेन की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। 28 जनवरी की शाम को सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य और चीन केंद्र सरकार की विदेश मामलों के आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉनथन पॉवेल से मुलाकात की। वांग यी ने कहा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर चीन की यात्रा शुरू करेंगे, जो 8 वर्षों में किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री की चीन की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के नाते चीन और ब्रिटेन विश्व शांति और विकास के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। वर्तमान जटिल और अशांत अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में उन्हें संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, संवाद और सहयोग को मजबूत करना चाहिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र को केंद्र में रखकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा करनी चाहिए। जॉनथन पॉवेल ने कहा कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण प्रभाव वाली एक प्रमुख शक्ति है और कई वर्षों से ब्रिटेन और चीन के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की कमी दोनों देशों की जनता के हित में नहीं है। ब्रिटेन को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री स्टारमर की चीन यात्रा का लाभ उठाकर ब्रिटेन चीन के साथ सभी स्तरों और क्षेत्रों में संवाद और सहयोग को मजबूत करेगा तथा अधिक सुसंगत और व्यापक रणनीतिक साझेदारी विकसित करेगा। 29 जनवरी को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को चाकुन ने एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच हुई बैठक की चर्चा में प्रवक्ता को चाकुन ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने आज सुबह एक सफल बैठक की और दोनों नेताओं ने चीन और ब्रिटेन के बीच दीर्घकालिक, स्थिर और व्यापक रणनीतिक साझेदारी विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। यह चीन ब्रिटेन संबंधों के लिए दोनों पक्षों के नए दृष्टिकोण को दर्शाता है और दोनों देशों के सभी क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक सकारात्मक और स्थिर उम्मीद प्रदान करता है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री की चीन यात्रा की चर्चा में को चाकुन ने कहा कि चीन और फिनलैंड के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों और आपसी सम्मान एवं विश्वास का लंबा इतिहास रहा है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ऑर्पो की यात्रा गतिविधियों से भरी रही और इसके फलदायी परिणाम निकले। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए बेल्ट एंड रोड फोरम की सलाहकार समिति ने हाल ही में अपनी नवीनतम बैठक आयोजित की। इसकी चर्चा में को चाकुन ने कहा कि 27 जनवरी को इस समिति ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की। समिति के सदस्यों ने उच्च गुणवत्ता वाले बेल्ट एंड रोड सहयोग में हुई सकारात्मक प्रगति की जमकर सराहना की। सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य और चीन के राज्य परिषद के उप प्रधानमंत्री तिंग शेशांग ने 28 जनवरी को चीन की राजधानी पेइचिंग में गोल्डमैन सैक्स के चेयरमैन और सीईओ डेविड सोलोमन से मुलाकात की। तिंग शेशांग ने कहा कि चीन की दीर्घकालिक और सकारात्मक अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए विकास का एक स्थिर व विश्वसनीय स्रोत है। 15वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान हम उच्च गुणवत्ता वाले विकास को मजबूती से बढ़ावा देंगे, उच्च स्तरीय खुलेपन का निरंतर विस्तार करेंगे और अपने विशाल बाजार की क्षमता को लगातार उजागर करेंगे, जिससे वैश्विक विकास को नई गति मिलेगी और सभी देशों के उद्यमों के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे। हाल ही में ल्हासा सीमा शुल्क कार्य सम्मेलन से प्राप्त जानकारी के अनुसार विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने वाले नीतिगत उपायों के निरंतर प्रभाव के परिणाम स्वरूप वर्ष 2025 में शीतसांग स्वायत्त प्रदेश के कुल आयात निर्यात का मूल्य 8 अरब 47 करोड़ 90 लाख युआन तक पहुंच गया। इनमें सामान्य व्यापार का कुल मूल्य 4 अरब 47 करोड़ 50 लाख युआन रहा, जबकि सीमा पार व्यापार का मूल्य 2 अरब 82 करोड़ 90 लाख युआन दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त बॉन्डेड लॉजिस्टिक्स के तहत आयात निर्यात 37 करोड़ 60 लाख युआन और प्रसंस्करण व्यापार का मूल्य 67 करोड़ 60 लाख युआन रहा। जानकारी के अनुसार 2025 में शीतसांग में आयात और निर्यात गतिविधियों में शामिल उद्यमों की संख्या 226 रही, जो 2024 की तुलना में 12.4% अधिक है। निजी उद्यम विदेशी व्यापार के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं और यह वृद्धि के प्रमुख प्रेरक तत्व बन चुके हैं। पेइचिंग समयानुसार 29 जनवरी को चीनी राज्य परिषद के सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में चीन के राष्ट्रीय विकास व सुधार आयोग और चीनी परिवहन मंत्रालय के प्रभारियों ने कहा कि परिवहन क्षमता गारंटी को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। इससे 2026 चीनी नववर्ष के दौरान यात्रा के चरम समय यानी वसंत महोत्सव यात्रा की भीड़ के दौरान लोगों की यातायात जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। व्यापक विश्लेषण के अनुसार 2026 वसंत महोत्सव
शव यात्रा की भीड़ के दौरान पूरे चीन में अंतर क्षेत्रीय प्रवाह करने वाले लोगों की कुल संख्या 9.5 अरब तक पहुंचेगी, जिसके रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचने की उम्मीद है। चीन के राष्ट्रीय विकास व सुधार आयोग के उप प्रभारी ली चुनलिन ने कहा कि चीन में स्व ड्राइविंग यात्रा परिवहन का मुख्य तरीका बना रहेगा, जिसका अनुपात लगभग 80% तक पहुंचा है, जबकि रेलवे और नागरिक उड्डयन यात्री की संख्या क्रमशः 54 करोड़ और 9.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जिनके समग्र पैमाना और एकल दिवसीय शिखर दोनों इतिहास में उसी अवधि के शिखर को पार करने से ज्यादा होने की उम्मीद है। चीन में संबंधित सभी पक्ष लोगों की यातायात जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवहन क्षमता गारंटी को मजबूत करेंगे। 29 जनवरी को भारत में स्थित चीनी राजदूत शू फेइहोंग ने भारत के एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र द हिंदू में चीनी अर्थव्यवस्था का नया तर्क शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया। लेख का मुख्य विषय है 2025 में जब वैश्विक आर्थिक और व्यापारिक व्यवस्था को गंभीर झटका लगा, तब चीनी अर्थव्यवस्था के विशाल जहाज ने एक बार फिर अपना मजबूत लचीलापन प्रदर्शित किया, जिसका सकल घरेलू उत्पाद 1400 खरब युआन से अधिक है, जो वर्ष 2024 की तुलना में 5% की वृद्धि दर्शाता है और वैश्विक आर्थिक विकास में इसका योगदान लगभग 30% तक पहुंचने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि फू सोंग ने 28 जनवरी को मध्य पूर्व मुद्दे पर आयोजित सुरक्षा परिषद की खुली बहस में कहा कि बल प्रयोग से किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी सैन्य कार्रवाई मध्य पूर्व क्षेत्र को गहरे संकट में धकेल सकती है। CNN की 28 जनवरी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर एक नया और व्यापक सैन्य हमला करने की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति के संभावित विकल्पों में ईरानी नेताओं और सुरक्षा अधिकारियों पर हवाई हमला, साथ ही ईरान के नाभिकीय संयंत्रों और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना शामिल है। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं पंकज श्रीवास्तव आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे चीन की ऐतिहासिक कहानियों के कुछ अंश। आज हम महान शिक्षक कन्फ्यूशियस की कहानी कड़ी का दूसरा भाग, तीसरा और अंतिम भाग प्रारंभ करते हैं। वसंत और शरद काल का अंतिम समय चीन में इसके पहले शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अभिजात वर्ग के इने गिने लोगों के हाथों में ही था। इसके विरुद्ध कन्फ्यूशियस ने ये प्रगतिशील नारा लगाया कि सभी लोगों को शिक्षा लेने का मौका मिलना चाहिए। इससे केवल अफसरों के परिवारजनों को शिक्षा देने की रूढ़िवादी प्रथा को दूर किया गया, व्यक्तिगत अध्यापन के स्तर को भी ऊंचा किया गया और शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ गई। इस रीति को बदलकर कन्फ्यूशियस ने चीन की संस्कृति और शिक्षा में एक बड़ा योगदान किया। लोगों के लिए कन्फ्यूशियस से शिक्षा लेने में बहुत कम पैसों का खर्च होता था। उदाहरण के लिए उन्हें सूखे मांस के 10 टुकड़े देने से ही शिक्षा प्राप्त करने की इजाजत मिल जाती थी। भूभाग की दृष्टि से कन्फ्यूशियस के शिष्यों में लू राज्य के येन युआन और रान छ्यू, वेई राज्य के ची शिया और ची कुंग, सुंग राज्य का समा कंग, ऊ राज्य का ची यो, छू राज्य का कुंग सुन लुंग और छिन राज्य की रुंग जाति के छिन चू थे। गोत्र की दृष्टि से अभिजात वर्ग के मंग इची और नान कुंगशी, गरीब घर में पैदा हुए रान युंग, व्यापारी परिवार से आने वाले ची कुंग और लियांगफू पर्वत का डाकू येन चुअचुई भी थे। कन्फ्यूशियस प्रत्येक शिष्य की भिन्न भिन्न विशेषताओं के अनुसार अलग अलग पद्धतियों से शिक्षा देते थे। वे चरित्र, भाषा, राजनीति और साहित्य, इन 4 क्षेत्रों की शिक्षा देने पर जोर देते थे। उन्होंने संतोष के साथ कहा था, चरित्र में मेरे अच्छे शिष्य येन युआन, मिन ची छिन, रान पोन यू और चुंग कुंग हैं। भाषा में निपुण शिष्य चाय वो और ची कुंग तथा राजनीति में कुशल शिष्य रान यो और ची लू हैं। साहित्य में कुशल शिष्य ची यो और ची शिया हैं। कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को सख्त कसौटी पर खरा उतारा। चाय वो का उदाहरण लीजिए। शुरू में चाय वो मेहनत से अध्ययन नहीं करता था। एक दिन चाय वो दिन में ही सो गया। जब कन्फ्यूशियस को पता लगा तो उन्होंने उसकी आलोचना करते हुए कहा, सड़ी हुई लकड़ी पर डिजाइनों की नक्काशी नहीं की जा सकती, घटिया मिट्टी की दीवार को सफेद चूने से नहीं पोता जा सकता। ये सुनकर चाय वो अपनी कमी को दूर कर मेहनत से अध्ययन करने लगा। कन्फ्यूशियस अध्यापन में शिष्यों की अलग अलग कमियों को दूर करने के लिए अलग अलग शिक्षाएं देते थे। उन्होंने उग्र स्वभाव वाले ची लू को शिक्षा दी कि धैर्य से काम करना चाहिए, पर उन्होंने डरपोक रान यो को कोई भी काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे एक बार चीलो ने कन्फ्यूशियस से पूछा, अगर हम एक आवश्यक बात सुने तो हमें उसे तुरंत करना चाहिए या नहीं? कन्फ्यूशियस ने तनिक सोचकर कहा, तुरंत करना चाहिए, पहले तुम्हारे पिता और भाई से पूछना चाहिए। कुछ समय बाद रान यो ने भी यही सवाल पूछा, लेकिन कन्फ्यूशियस ने उससे कहा कि तुरंत वो काम करना चाहिए। ये सुनकर कन्फ्यूशियस के शिष्य कुंग शी हुआ को आश्चर्य हुआ और उसने कन्फ्यूशियस से पूछा कि जब एक ही प्रश्न है तो आपने 2 अलग अलग उत्तर क्यों दिए? कन्फ्यूशियस ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, रान यो डरपोक है और उत्साही नहीं है,
इसलिए मैंने उसे तुरंत ही काम करने को कहा। जबकि चीलू का स्वभाव बहुत उग्र है, इसलिए मैंने उसे तुरंत ही किसी काम को करना ठीक नहीं बताया। यह सुनकर कुंग शी हुआ को बात तुरंत समझ में आ गई। कन्फ्यूशियस गपशप करते समय भी अपने शिष्यों को शिक्षा देने से नहीं चूकते थे। एक दिन चीलू, चंगशी, रांग्यो और कुंग शी हुआ कन्फ्यूशियस के साथ बातें कर रहे थे। कन्फ्यूशियस ने कहा, अगर कोई आप लोगों को किसी पद पर काम करने का आमंत्रण दे तो आप लोगों का क्या विचार है? चीलू ने कहा, मैं एक बड़े देश पर अच्छी तरह शासन कर सकूंगा। रांग्यो ने कहा, मैं एक छोटे देश पर शासन करूंगा। कुंग शी हुआ ने कहा, मैं सरकार में एक सामान्य नौकर का काम कर सकूंगा। चंगशी ने धीरे धीरे कहा, मैं सुखमय जीवन बिताना चाहता हूँ। वसंत में अपने साथियों के साथ नदी में नहाने और घास पर बैठकर हवा खाते हुए गीत गाने से मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। कन्फ्यूशियस भी शांत और सुखमय जीवन बिताने के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने चंगशी के विचारों की भूरी भूरी प्रशंसा की। 一位老人走在历史的长河里，放开放眼去看看这活泼的传奇。双翼如雪，著作论题，继承传统的关系。姑娘承载一国的历史，依然多年无休。 历代记载，福州四海奔腾远近。मित्रों, इस समय आप सुन रहे हैं चीनी गायक काओ शंघाई द्वारा गाया गया खोंगजी गीत। खोंगजी यानी कन्फ्यूशियस। इस गीत के बोल कुछ इस प्रकार हैं। इतिहास की लंबी नदी में है एक महान व्यक्ति, प्रचलित हैं हमेशा उनकी दंत कथाएं। कन्फ्यूशियसवाद की संस्थापक हैं वो, विचारक हैं और महान शिक्षक। एक मठ है कन्फ्यूशियस का मंदिर। चीनी सभ्यता और इतिहास का उत्तराधिकार है ये। चारों तरफ आते हैं लोग इसकी पूजा। खोंगजी महागुरु कन्फ्यूशियस, हाईशान पर्वत की भांति इतना महान। खोंगजी महागुरु कन्फ्यूशियस चीनियों के खून में हमेशा बसता है कन्फ्यूशियसवाद में। 不柔心情和害羞梦情，可是世界我们团结在一起。 और एक बार कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों की अभिलाषा के विषय में उनसे पूछा। चीलू ने कहा, अगर मेरा जीवन सुखमय हो तो मैं अपने दोस्तों को भी सुख सुविधाएं प्रदान करना चाहूंगा। मैं अपनी घोड़ा गाड़ी और अपने कपड़े दूसरों को उधार दे सकता हूँ। अगर इस्तेमाल से वे खराब हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। येन युआन ने शांतिपूर्वक कहा, मेरी आशा है कि मैं घमंड और आत्मश्लाघा न करूं और अपनी सफलता की आत्मस्तुति भी न करूं। इस समय कन्फ्यूशियस केवल अपने शिष्यों की ही राय सुन रहे थे, लेकिन उग्र स्वभाव वाले चीलू ने कन्फ्यूशियस से पूछा, गुरुजी, आपकी अभिलाषा क्या है? कन्फ्यूशियस ने तुरंत जवाब दिया, मेरी आशा है कि बुजुर्ग चैन से जीवन बिता सकें, दोस्त एक दूसरे पर विश्वास करें और बच्चे किशोरों की बड़ों द्वारा देखभाल की जाए और उन्हें प्यार दिया जाए। इससे ये प्रकट होता है कि कन्फ्यूशियस शिष्यों में दयालु शासन के बारे में अपने दृष्टिकोण का प्रचार करने पर सदा ध्यान देते रहते थे। बाद में कन्फ्यूशियस ने समाज और लोगों को बचाने की भावना से ओतप्रोत होकर अपने शिष्यों को लेकर बहुत से राज्यों की यात्रा की। उद्देश्य था कि उन राज्यों के शासकों को दयालु शासन करने की सलाह दी जा सके। कन्फ्यूशियस अध्ययन करके उसे प्रयोग में लाने और अध्ययन और सोच विचार का सामंजस्य करने पर जोर देते थे। उन्होंने कहा था, यदि एक आदमी बिना सोच विचार के केवल अध्ययन ही करता रहे तो वो अवश्य ही उलझन में पड़ेगा, किंतु यदि वे केवल सोच विचार ही करे और अध्ययन न करे तो वो असमंजस में फंस जाएगा। कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को ये भी बताया कि जो पाठ्य पुस्तक पढ़ी जा चुकी हो उसे बहुधा दोहराते रहना चाहिए। कन्फ्यूशियस स्वयं जिंदगी भर सीखने में कभी नहीं उबे और दूसरों को सिखाने में भी वे कभी नहीं थके। 55 वर्षीय कन्फ्यूशियस ने लू राज्य से रवाना होकर लू, वेई, सुंग, छन, छाय और छू राज्यों की यात्रा की। एक तरफ उन्होंने दयालु शासक के बारे में अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया, दूसरी तरफ वे अध्यापन के काम पर डटे रहे। उस काल में कई सरदार राजसत्ता हथियाने के लिए लड़ाई करते थे और केवल अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने और फौरी हितों पर ही ध्यान देते थे। इसलिए कन्फ्यूशियस की राजनीतिक प्रतिभा का विकास नहीं हो पाया। 484 ईसा पूर्व में वे बूढ़े हो गए। 68 वर्ष की आयु होने पर वे अपने लू राज्य में लौट गए।
इस प्रकार उनकी 14 वर्षों की अनेक राज्यों की यात्रा समाप्त हो गई और उन राज्यों के सरदारों से दयालु शासन को लागू करने की सलाह देने की गतिविधि भी बंद हो गई। लू राज्य लौटने के बाद कन्फ्यूशियस अनुसंधान करने में अपने शिष्यों का निर्देशन करने लगे। उन्होंने बड़े पैमाने पर प्राचीन पुस्तकों और दस्तावेजों को संग्रहित और सुव्यवस्थित किया। उन्होंने 6 पुस्तकों शीचिंग यानी गीत संग्रह, शंशु यानी ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह, लीची यानी शिष्ट संस्कार संग्रह, ईचिंग यानी ज्योतिष पुस्तक, वे यानी संगीत और छुन और शो यानी वसंत और शरद काल का इतिहास का संपादन किया। ये पुस्तकें प्राचीन काल में चीन की राजनीति, अर्थतंत्र, साहित्य और दर्शन शास्त्र का अनुसंधान करने की महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री और चीन की अत्यंत कीमती विरासत भी मानी जाती है। 73 वर्ष की आयु में कन्फ्यूशियस का बीमार पड़कर निधन हो गया। उनके शिष्य शोक से रोने लगे। उन्होंने अपने गुरु की कब्र के सामने एक तंबू लगाया जिसमें वे अपना शोक प्रकट करने के लिए 3 साल तक रहे। चीकुंग वहां 6 वर्ष तक रहे थे। उनके शिष्य उन्हें बहुत पवित्र आत्मा समझते थे। कन्फ्यूशियस का निधन होने के बाद उनके शिष्यों ने उनके जीवन और उपदेशों के अनुसार एक पुस्तक लोकोक्ति यानी कन्फ्यूशियस की सुकोक्तियां का संपादन किया। इस पुस्तक ने चीन की शिक्षा और संस्कृति को बहुत प्रभावित किया। आप सुन रहे हैं चीनी गायक हान लेई द्वारा गाया गया खोंगजी गीत। ये चीन में टीवी धारावाहिक खोंगजी का मुख्य गीत है। खोंगजी यानी कन्फ्यूशियस चीन में वसंत शरद काल में यानी ईसा पूर्व 770 से ईसा पूर्व 476 तक के अंत में लू राज्य के वासी थे। वे चीन के इतिहास में महान विचारक, शिक्षक और कन्फ्यूशियसवाद के संस्थापक हैं, जो आज तक देश विदेश पर उनके विचारों से प्रभाव पड़ता है। उनकी कहानी, पुस्तक, फिल्म और टीवी धारावाहिक जैसे तरीकों से प्रचलित है और उनके गुणगान में कुछ गीत भी उपलब्ध हैं। गीत के बोल कुछ इस प्रकार हैं। पहाड़ की तरह हैं आसमान जैसे, विचारक हैं आप, कन्फ्यूशियसवाद है जारी रहा आज तक, शिक्षक हैं आप बहुत दयालु, देश भर में हो सामंजस्यपूर्ण आपका विचार। तो श्रोता मित्रों, आज महान शिक्षक कन्फ्यूशियस की कहानी यही समाप्त होता है। अगली कड़ी में हम नई कहानी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं दक्षी शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर बोधिसत्व की मदद मांगने जाता है ताकि दानव को हराया जा सके। बोधिसत्व अपने शिष्य हुए यान को बुलाती है और अपने कपड़ों की बाख में से एक लाल रंग की बोतल जैसी तुम्बी निकालकर हुए यान को देते हुए कहती है कि तुम यह तुम्बी लेकर सुनुखुंग के साथ प्रवहमान सिकता नदी के तट पर चले जाओ और उसके बाद भी बताती है कि कैसे उस दानव का दमन करना है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। कुछ समय बाद उन दोनों ने अपने मेघ प्रवहमान सिकता नदी के तट पर उतार लिए। हुए यान को नवदीक्षित मोक्ष के रूप में पहचान कर शूकर गुरुदेव के साथ ही आगे बढ़ा। साष्टांग से अभिवादन खत्म कर मोक्ष ने शूकर का अभिवादन किया। शूकर कहने लगा, आपके उपदेशों के कारण ही मुझे बोधिसत्व के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो सका था। तब से ही मैं बौद्ध नियमों का पालन करता रहा हूँ और मुझे भिक्षु जीवन का आनंद भी प्राप्त हो रहा है। उसी समय से यात्रा में रहने की वजह से मैं आपको धन्यवाद नहीं दे सका था, जिसकी वजह से आप मुझे माफ करें। वानर ने कहा, इतने दीर्घ सूत्री मत बनो, चलो चलकर उस दुरात्मा को आवाज दें। साष्टांग ने पूछा, किसे आवाज दोगे?
वानर ने बताया, मैंने बोधिसत्व से मिलकर उनको सारी घटना बता दी थी। बोधिसत्व ने बताया कि प्रभमानसिकता नदी का यह नरभक्षी दानव सच में तो एक महान यवनिका उत्थानक सेनापति का मर्त्य अवतार है, जिसे स्वर्ग में अपराध करने की दंड स्वरूप दानव के रूप में इस नदी में फेंक दिया गया था। बोधिसत्व ने इसे दीक्षा प्रदान की और इसके बाद इसने आपके साथ पश्चिमी स्वर्ग जाने का व्रत लिया है। अगर हमने उसे बता दिया होता कि हम धर्म ग्रंथ लेने पश्चिमी स्वर्ग जाने वाले हैं, तो इस घनघोर युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब बोधिसत्व ने उसे यह कह के तुम भी देने के लिए मोक्ष को भिजवाया है, जिससे आपको नदी के पार ले जाने के लिए एक धर्म नौका बन सके। यह सुनकर सांचांग बोधिसत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने की मुद्रा में 3 बार झुका, फिर मोक्ष की अभ्यर्थना में झुककर कहने लगा, आप कृपया यथासंभव जल्दी ऐसा ही कर दें। तब मोक्ष हाथों में तुम्बी लिए मेघ पर सवार होकर वहाँ पहुँच गया और अपने ऊंचे सुर में उसने पुकारा, उचिंग, ओ उचिंग, धर्म ग्रंथ लेने जाने वाले यात्री कई दिनों से यहाँ आए हुए हैं, तुमने अब तक उनकी शरण क्यों ग्रहण नहीं की? वानर राज के डर से नदी के तल में छिपकर बैठा दानव अपनी मांग में आराम कर रहा था। उसने अपना बौद्ध नाम पुकारा जाते सुनकर समझ लिया कि यह बोधिसत्व क्वानिन द्वारा उसके नाम भेजा गया संदेश था। यह सुनकर कि तीर्थयात्री वहां पहुंच चुके थे, उसके मन से आक्रमण का जो भय था वो खत्म हो गया। लहरों से सिर उठाकर उसने देखा कि वहां नवदीक्षित मोक्ष खड़ा था। उसने कहा, हे परम पवित्र, मुझे खेद है कि मैं आपका उचित स्वागत नहीं कर सका। बोधिसत्व कहाँ है? मोक्ष ने जवाब दिया, वे तो यहाँ नहीं आई हैं। उन्होंने मुझे यहाँ भिजवाया है कि मैं तुमसे खान भिक्षु का शिष्यत्व ग्रहण करने को कह दूं। तुम अपने विवाह में पहले 9 मुंडों को इस तुम्बी के साथ नव पवित्र प्रासादों की आकृति में सजाकर एक धर्म नौका बना लो और थांग महाभिक्षु को नदी के पार ले जाओ। उचिंग ने पूछा, एक धर्म नौका बना लो और थांग महाभिक्षु को नदी के पार ले जाओ, लेकिन वे तीर्थयात्री है कहाँ? मोक्ष ने सांचांग की ओर इशारा करते हुए कहा, वे वहाँ बैठे हैं। वहाँ शूकर को भी बैठा देखकर उचिंग ने कहा, मैं नहीं जानता कि यह रक्त पिपासु प्राणी कहाँ का है। यह 2 दिन तक मुझसे लड़ता रहा, लेकिन इसने धर्म ग्रंथ लाने के बारे में तो एक शब्द भी नहीं कहा। फिर वानर को देखकर वह कहने लगा, और वह जो प्राणी वहाँ खड़ा है वह भी उस पहले का ही साथी है और सच में बहुत भयानक है। मैं इन लोगों के साथ नहीं जा सकता। वह जो पाचे है और यह है वानर भाई, ये दोनों ही थांग भिक्षु के शिष्य हैं। बोधिसत्व ने ही इनका भी धर्म परिवर्तन किया है, इसलिए तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, मैं तुम्हें थांग भिक्षु के पास ले चलता हूँ। उचिंग ने अपना दंड अलग रख दिया, अपने पीले लहंगे की सलवटें सवारी तट पर कूद आया और थांग भिक्षु के सामने घुटनों के बल बैठकर बोला, गुरुदेव, आपके इस शिष्य के नेत्रों में पुतलियां नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि आपके शिष्यों को पहचानने की जगह पर उन पर आक्रमण करने का मेरा अपराध माफ कर दें। शूकर बोला, अरे फोड़े फुंसी, तूने आत्मसमर्पण करने की बजाय मुझसे युद्ध क्यों किया? क्या मतलब था तेरा? वानर ने कहा, भाई, उसके लिए तुम इसे दोष नहीं दे सकते। हमने ना तो इसे अपना नाम बताया था और ना ही धर्म ग्रंथ लाने की चर्चा की थी। सांचांग ने पूछा, क्या तुम्हें हमारे उपदेशों पर हार्दिक आस्था है? उचिंग ने जवाब दिया, बोधिसत्व ने मेरा धर्म परिवर्तन किया था और उन्होंने इस नदी के नाम के आधार पर मुझे शाह उचिंग यानी पवित्रता के प्रति जागृत रेत का बौद्ध नाम प्रदान किया था। इसलिए गुरुदेव, मैं जरूर ही आपका अनुसरण करूंगा। सांचांग ने कहा, वानर, उस दिशा में तुम उस्तरा ले आओ और इसके बाल मुंडित कर दो। महान मनीषी ने आज्ञा का पालन कर दानव का मस्तक मुंडित कर दिया। उसके बाद दानव ने सांचांग, वानर और शूकर को यथा योग्य श्रद्धा पूर्वक झुककर प्रणाम किया। सांचांग ने जब उसे किसी वास्तविक भिक्षु की तरह ही आचरण करते देखा तो उसने उसको एक नाम और प्रदान कर दिया, भिक्षु रेतात्मा। मोक्ष ने कहा, अब जबकि तुमने सधर्म में प्रवेश कर ही लिया है, हमें फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम तुरंत वह धर्म नौका बना लो। भिक्षु रेतात्मा ने अपनी गर्दन में लटके 9 नरमुंडों को तुरंत ही उतार कर उन्हें 9 प्रासादों की आकृति में संयोजित कर लिया। उसके बीच में बोधिसत्व की तुम्बी थी। फिर उसने सांचांग से नौका पर बैठने को कहा। उस पर बैठकर सांचांग ने देखा कि वह किसी छोटी डोंगी की तरह ही स्थिर थी। शुकर और रेतात्मा उसका बायां और दायां भाग संभाले हुए थे और वानर घोड़े को अपने पीछे पीछे मेघों के बीच से लिए जा रहा था। मोक्ष उनकी रक्षा के लिए ऊपर खड़ा था। इस तरह सांचांग वायु के थपेड़ों से रहित वातावरण में अच्छे से शांति से प्रभमानसिकता के अगाध जल प्रवाह को पार कर गया। वह तेज की गति से आगे बढ़ा जा रहा था। जल्दी ही वह दूसरे तट पर जा चढ़ा। ना तो उसके कपड़े गीले हुए, ना ही उस पर कीचड़ लगी। उसके हाथ और पांव बिल्कुल सूखे थे। इस तरह गुरु और शिष्य बिना कष्ट पाए सूखी धरती पर चलने लग गए। तब मोक्ष ने अपना मेघ नीचे उतारकर तुम्बी वापस ले ली। 9 नरमुंड भी वायु के 9 झोंकों में बदलकर गायब हो गए। सांचांग ने झुककर मोक्ष को धन्यवाद दिया और बोधिसत्व की अभ्यर्थना की। मोक्ष लौट गया अपने पूर्वी महासागर को। अश्व पर होकर आरूढ़ सांचांग भी चल पड़ा पश्चिम दिशा की ओर। सच को समझ लेने के बाद विचारों सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर और प्रकृति सागर में कूदकर पार कर लेने के बाद सारी बाधाओं से रहित होकर पश्चिम दिशा के अपने मुख्य मार्ग पर आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने नीले पर्वतों और हरी हरी नदियों को लांघा और अंतहीन वन्य पुष्प देखे। समय बीतता चला गया और जल्दी ही शरद ऋतु शुरू हो गई। चलते चलते एक दिन शाम हो जाने पर सांचांग ने पूछा, शिष्यों, अब तो बहुत ज्यादा देर हो गई है, हम रात में कहाँ सोएंगे? वानर बोला, गुरुदेव, आपने यह ठीक नहीं कहा। हम भिक्षुओं के लिए तो वायु को खाना और वर्षा का जल पीना ही विधान है।
हम तो चंद्रमा के तले पाले के बीच भी सो सकते हैं। हम जहाँ भी हो वहीं हमारा घर होता है। फिर आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि हम कहाँ सोएंगे? शुकर ने कहा, आपको भला लगता है कि हमारी यह यात्रा सफलतापूर्वक हो रही है, लेकिन आपको तो थके हुए लोगों की जरा सी भी चिंता नहीं होती। प्रवमान सिक्का नदी पार करने के बाद से ही हम पर्वत श्रेणियों पर चढ़ते रहे हैं और इस भारी बोझ ने तो मुझे बहुत ही थका डाला है। हमें एक ऐसे घर की खोज कर लेनी चाहिए जहाँ हम कुछ चाय और भोजन की भिक्षा मांग सके और जहाँ कुछ आराम कर सके। यही सही रहेगा। वानर बोला, मंदबुद्धि, तेरी बातों से तो मुझे लग रहा है कि तुझे इस यात्रा पर आने के लिए दुख होने लग गया है। मुझे डर है कि जितने आराम का जीवन तू गाँव में बिता रहा था, उतना सुखी समय तुझे भविष्य में नहीं मिल सकेगा। अगर तेरी इच्छा भिक्षु बनने की है तो तुझे कष्ट तो झेलने ही पड़ेंगे। सच्चे शिष्य का तो यही एकमात्र रास्ता होता है। शुकर ने पूछा, तुम्हारे ख्याल से सामान का यह बोझ कितना भारी है? वानर ने जवाब दिया, जब से तुम और भिक्षु रितात्मा हमारे साथ आ मिले हो, मैंने सामान नहीं ढोया है, इसलिए मैं कैसे बता सकता हूँ। शुकर बोला, इस भार को ढोते रहना अब निश्चय ही मेरे लिए बहुत कष्टप्रद हो चला है। आपको तो गुरुदेव के शिष्य का गौरव मिलता रहता है, लेकिन मुझे तो भाड़े का मजदूर ही समझा जाता है। वानर बोला, मूढ़, जानता है तू किससे बातें कर रहा है? शुकर ने कहा, बड़े भाई, मैं आपको ही बोल रहा हूँ। वानर ने समझाया, इसका उपालंब मुझे देना नहीं चाहिए। मुझ पर तो केवल गुरुदेव की सुरक्षा का ही भार है। घोड़े और सामान की देखभाल का दायित्व तुझ पर और भिक्षु रितात्मा पर है। अगर तुम में से किसी ने भी अपने काम में जरा भी शिथिलता दिखाई तो उसे टखनों पर भारी डंडे की मार पड़ेगी। शुकर बोला, भाई, मार का डर मुझे मत दिखाइए, यह तो आतंकित करना होगा। मैं जानता हूँ आप कितने उच्च हैं, पराक्रमी हैं, कि भार ढोना आपकी प्रतिष्ठा के खिलाफ है, लेकिन गुरुदेव का घोड़ा इतना बलशाली है, दीर्घकाय है कि वह वृद्ध भिक्षु से कहीं ज्यादा भार उठाने में सक्षम है। अगर वह भी मेरे भार का कुछ अंश वहन कर ले तो मुझे बहुत खुशी होगी। वानर ने बताया, क्या तुम्हारे ख्याल से यह एक आम घोड़ा है? वह कोई आम घोड़ा नहीं है। वह तो पश्चिम महासागर के ड्रैगन सम्राट और उनका पुत्र है। उसका नाम ड्रैगन अश्व तृतीय राजकुमार है। राजप्रासाद की कुछ मुक्ताओं को भस्म कर देने के कारण उसके पिता ने स्वर्गिक नियमों को भंग करने वाले अपराधी के रूप में अभियोग हाजिर किया था। उसके सौभाग्य से बोधिसत्व क्वानिन ने इसके प्राणों की रक्षा कर ली और उसे लंबे समय तक गरुड़ दुख द्रोणी में गुरुदेव का इंतजार करना पड़ा। तब उसे बोधिसत्व के साथ एक अन्य भेंट का गौरव प्राप्त हुआ। बोधिसत्व ने उसके शल्क और सींग उखाड़ लिए, उसकी ग्रीवा के नीचे लगे मुक्ता हटा दिए और उसे इस अश्व के रूप में बदल दिया, जिसने गुरुदेव को बुद्ध के दर्शन के लिए पश्चिमी स्वर्ग तक वहन कर लेने जाने की शपथ ली है। इसके द्वारा वह अपने लिए कुछ पुष्प अर्जित कर सकेगा, इसलिए यही उचित होगा कि तुम उसे उसके हाल पर छोड़ दो। यह सुनकर भिक्षु रितात्मा ने पूछा, क्या वह वास्तव में एक ड्रैगन है? वानर ने कहा, हाँ। शुकर बोला, मैंने तो एक पुरानी कहावत सुनी है कि ड्रैगन मेघ और कुहासा उगल सकते हैं, धूल और रेत उड़ा सकते हैं, पर्वत श्रेणियों को जड़ से उखाड़ सकते हैं और सागरों को उलट पुलट कर सकते हैं। तब भला यह घोड़ा इतनी धीरे धीरे क्यों चलता है? वानर ने जवाब दिया, अगर तुम इसकी तेज गति देखना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए मैं इसे तेज दौड़ा देता हूँ। यह कहकर महान मनीषी ने अपना लोहदंड कसकर पकड़ लिया। उसमें से असंख्य प्रकाशमान मेघ निकलने लग गए। घोड़े ने जब वानर को लोहदंड उठाते देखा तो वह समझा कि कदाचित वानर उस पर वार करेगा। परम संत्रस्त होकर वह तड़ित वेग से दौड़ने लग गया। दुर्बल सांचांग उसकी लगाम खींचकर उसे रोक पाने में असमर्थ हो गया और वह घोड़ा अपने दुष्ट स्वभाव के पूर्ण आवेश में पर्वत के ऊपर दौड़ता चला गया। पर्वत के शीर्ष पर पहुंचने के बाद ही उसने अपनी गति शिथिल की। सांस वापस आने पर सांचांग ने अपनी नजर ऊपर उठाई तो उसे एक वंश वाटिका की छांव में बने कुछ सुंदर सौध दिखाई पड़े। इस नजारे को कुछ और ज्यादा समय तक देखने के विचार से सांचांग ने घोड़े की लगाम को खींचे रखा। वानर और बाकी शिष्य भी वहां पहुंचे। भिक्षु रितात्मा ने पूछा, गुरुदेव, आप घोड़े पर से गिरे तो नहीं? सांचांग ने उपालंब दिया, उस भ्रष्ट वानर ने तो घोड़े को बहुत डरा दिया था, फिर भी मैं काठी पर बैठा ही रहा। वानर मुस्कुराकर बोला, मुझे मत फटकारिए, ये तो शुकर कह रहा था कि घोड़ा बड़ी धीरे धीरे चलता है, केवल इसीलिए मैंने उसे कुछ तेज गति से चला दिया था। घोड़े के पीछे पीछे भागते चले आ रहे मूढ़ शुकर ने हाँफते हाँफते बोला, मुझे अब यह और सहन नहीं होता। दोहरा होकर झुके रहने पर भी आराम नहीं किया जा सकता। पहले ही मैं इतना दुर्वह भार लिए चल रहा हूँ, उस पर आप मुझे घोड़े के पीछे दौड़ा भी देते हैं। सांचांग ने पूछा, शिष्यों, क्या तुम्हें वह प्रशिक्षण दिखाई दे रहा है? चलो वहाँ चलकर पूछें, क्या हम रात यहाँ बिता सकते हैं? वानर ने तुरंत ऊपर की ओर देखा। उसने लक्ष्य किया कि उस जगह पर आकाश मंगलमय मेघों से घिरा हुआ था। वह समझ गया कि खेत पर बना मकान किसी अमर्त्य या खुद बुद्ध द्वारा निर्मित किया गया था। इसलिए स्वर्ग के गोपनीय रहस्यों को बिना बताए उसने कहा, वाह, कितनी सुंदर जगह है, चलो हम पूछ ले कि क्या हम वहाँ रह सकेंगे। घोड़े से उतरकर सांचांग ने दरवाजे के पास बना भवन देखा, जिसमें हाथी की सूंड जितने मोटे चित्रित और उत्कीर्णित स्तंभ और धरन थे। भिक्षु रितात्मा ने भार वाहक पांस नीचे रख दिया और शुकर घोड़े को थामता हुआ कहने लगा, यह तो किसी धनी व्यक्ति का घर लगता है। वानर अंदर जाने के लिए हाजिर हुआ, तभी सांचांग बोला, नहीं, हम धर्मनिष्ठ लोगों को संदेहात्मक कामों से दूर ही रहना चाहिए। तुम इस भवन में घुसो मत, कोई बाहर निकले तब तक हमारा यहाँ इंतजार करना सही होगा। फिर उसे विनम्रता पूर्वक रहने की याचना करनी चाहिए।
शूकर घोड़े को बांधने के बाद तल के सहारे बैठ गया। सांचांग भी पत्थर के बने आसन पर बैठ गया। भिक्षु रितात्मा और वानर सीढ़ियों के पास जा बैठे। जब बहुत देर तक कोई भी बाहर नहीं आया तो वानर अधीर होकर कूदकर उठ बैठा और दरवाजे के पास जाकर देखने लग गया। उसने दक्षिण मुखी एक कक्ष देखा जिसकी ऊंची ऊंची खिड़कियों पर बांस के पर्दे टंगे हुए थे। अंदर के भाग को बाहर के भाग से अलग करते हुए दरवाजे पर भूदृश्य का एक आड़ा चित्र टांगा हुआ था जिसमें दीर्घ जीवन और आशीर्वादों के प्रतीक चित्रित थे। द्वार के दोनों ओर स्वर्णिम चित्रकारी से सुसज्जित स्तंभों पर एक दीर्घ पट पर लिखा था, सेतु के समीप कोमल वेद पत्र संध्या में हिम संस्तर जैसे आलू चे पुष्प मानो ऋतुराज ही प्रांगण में लाए हो। वानर अंदर झांक रहा था, तभी उसने पिछले दरवाजे के पीछे से आती पग ध्वनि की आहट सुनी। एक अधेड़ आयु की महिला बाहर निकली और उसने बहुत ही आकर्षक स्वर में पूछा, मेरे घर में कौन घुस आया है? महान मनीषी ने अविलंब प्रणाम कर रहा था और तब कह रहा था, मैं पूर्व के महान थांग राज्य का एक तुच्छ भिक्षु हूँ। हम कुल 4 व्यक्ति सम्राट की आज्ञा अनुसार पश्चिम में बुद्ध के दर्शन कर उनसे धर्म ग्रंथों की याचना करने जा रहे हैं। आज हमारी यात्रा हमें यहाँ ले आई है और अब शाम हो चुकी है, इसलिए हे देवी संरक्षिका, हम आपके इस सौध में एक रात के लिए रुकना चाहते हैं। उस महिला ने मुस्कुराते हुए प्रति अभ्यर्थना कर कहा, आदरणीय महोदय, अन्य 3 सज्जन कहाँ हैं? इस पर वानर ने पुकारा, गुरुदेव अंदर आ जाएं। सांचांग, शूकर और भिक्षु रितात्मा घोड़ा और सामान लिए अंदर आ गए। तुम्हारे कंधे पर है पोटली, मेरे हाथों में घोड़े की लगाम। आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, सूर्यास्त से सूर्योदय तक। रास्ते में मुकाबला करते हैं दैत्यों और दानवों के साथ। फिर आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, साल दर साल करते हैं पवित्र यात्रा बड़े साहस के साथ पश्चिम की ओर। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। 用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें, रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。 ये चैना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को सावधान का प्यार का नमस्कार। श्रोताओं को राकेश श्रीवास्तव का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, पिछले पाठ में हमने मुख्य तौर पर चीन में घर के स्थानांतरण में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रचलित वाक्यों पर विचार किया था। अब आज के प्रमुख वाक्य। 请您先拿号，再去那边等候。 कृपया पहले नंबर ले लीजिए, फिर उधर जाकर इंतजार कीजिए। 请问需要等多长时间？ कृपया बताइए कितने समय तक इंतजार करने की जरूरत है। 我想取点钱， मैं कुछ पैसे निकालना चाहता हूँ। 您取多少钱？ आप कितने पैसे निकालना चाहते हैं? 请您输入密码。 कृपया आप पासवर्ड एंटर कीजिए। शाओथांग जी, चीन में अदायगी का तौर तरीका हमारे देश से भिन्न है। कुछ हफ्ते पहले मेरा टेलीफोन का नंबर बंद हो गया था। बताया गया कि मैंने टेलीफोन बिल जमा नहीं किया है, पर मुझे बिल कभी भी नहीं मिला। आपने सही कहा। चीन में एक विशेष निश्चित तिथि के भीतर बैंक में बिल जमा करना होता है। मतलब माह के अंत में हमें भी कभी कोई बिल प्राप्त नहीं होता है। अच्छा, जब मैं बैंक में बिल जमा करने जाऊँ तब वहाँ वे मुझसे क्या कहेंगे? बैंक में जाने पर आमतौर पर वे आपसे कहेंगे, 请您先拿号，再去那边等候。 请您先拿号，再去那边等候。 请 कृपया 请 您 यानी कि आप 您 先 पहले 先 ना लेना 拿 号 नंबर 号， 再 फिर 再 去那边 उधर जाना 去那边 等候 इंतजार करना 等候。 请您先拿号，再去那边等候。 请您先拿号，再去那边等候。कृपया पहले नंबर ले लीजिए, फिर उधर जाकर इंतजार कीजिए। आइए सुने आज के पाठ की पहली बातचीत। 请您先拿号，再去那边等候。 好的，谢谢。 अच्छा, शाओथांग जी, बैंक में अक्सर ज्यादा ग्राहक नजर आते हैं, बिल्कुल, बैंक में बहुत व्यस्तता रहती है। इसलिए कितने समय तक इंतजार करने की जरूरत है ये पूछना अत्यावश्यक है। चीनी भाषा में ये सवाल कैसे पूछा जाता है? आप इस तरह पूछ सकते हैं, 请问需要
要等多长时间？请问需要等多长时间？请问 करीब बताइए 请问需要 जरूरत 需要 等 इंतजार 等 多长时间 कितना समय ये वाक्य हमने पहले सीखा था 多长时间？请问需要等多长时间请问需要等多长时间？कृपया बताइए कितने समय तक इंतजार करने की जरूरत है? आए अब सुने आज के पाठ की दूसरी बातचीत 请问需要等多长时间？大概半个小时。 ठीक है, पर सबसे पहले मुझे बैंक से कुछ पैसे निकालने हैं, तो इस बात को मैं कैसे कहूँ? आप कह सकते हैं 我想取点钱我想去点钱，我 मैं 我想चाहना 想 取यहाँ पर लेने या निकालने का अर्थ है 取 点का अर्थ है कुछ ठीक है, 点 钱 पैसा 钱，我想取点钱 मैं कुछ पैसे निकालना चाहती हूँ 我想去点钱，मैं कुछ पैसे निकालना चाहता हूँ। आए सुने आज के पाठ की तीसरी बातचीत 您好，你好，您办理什么业务？我想取点钱。 राकेश जी वे आपसे पूछेंगे आप कितने पैसे निकालना चाहते हैं 您取多少钱您取多少钱？您 आप 您取 निकालना 取多少 कितने 多少 钱 पैसे 钱？ 您取多少钱आप कितने पैसे निकालना चाहते हैं 您取多少钱？取多少 का मतलब भी यही है जो 您取多少钱 का है इसलिए यदि आप 10,000 yuan निकालना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं 1,000 yuan अच्छा, ये काफी आसान है, हिंदी की तरह ही है। आए सुने आज के बाद की चौथी बातचीत 您取多少钱？ 1万元。 वन चीनी भाषा में एक अंकड़ा इकाई है और इसका अर्थ है 10,000 10,000 के लिए चीनी में कहा जाता है 1,000 और 20,000 के लिए 2,000 और इसी तरह 30,000 के लिए 3,000 और बड़ी संख्या बढ़ने के लिए सबसे पहले पूर्णांक शब्द बढ़ा जाता है सबसे बड़ी संख्या से कमतर कम संख्या बढ़ी जाती है जैसे 13,570 हिंदी में हम इसे ऐसे पढ़ेंगे 13,570 कुछ कठिन है, 13,570। धीरे धीरे समझ में आएगा बैंक में पैसे निकालते समय काउंटर के दूसरी ओर बैठा हुआ व्यक्ति अंत में आपसे कहता है 请您输入密码 यानी कि कृपया आप पासवर्ड एंटर कीजिए 请你输入密码，请 कृपया 请 您 आप 您 输入 एंटर करना 输入 密码 पासवर्ड 密码，请您输入密码请您输入密码。कृपया आप पासवर्ड एंटर कीजिए। आए अब सुने आज के पाठ की 5वीं बातचीत 请您输入密码。好的， अच्छा श्रोता दोस्तों, आज का पाठ यहीं तक। अच्छा अब राकेश वत्स आज शतांग को आज्ञा दें नमस्कार नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com। दोस्तों शाम के 7:27 हो चुके हैं। आज है 29 जनवरी 2026 और ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल हिंदी का प्रसारण आपने सुना 9,450 किलोहर्ट्ज शॉर्टवेव पर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।